हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू फिजिक्स बाय आबिद सलीम। तो लास्ट टाइम हमने देखा था क्लास 12 की, अगर बात करेंगे लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, कुछ हमने चार्जेस के रिलेटेड पढ़ा था, कुछ और हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स है। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है और उसमें क्या क्या फॉर्मूला है उसके हिसाब से, बिकॉज ये 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, याद रखिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो बच्चों देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन का कल मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था कि चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, ओनली इन इंटीजर्स, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा है। इसका फॉर्मूला जो है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। n का मतलब क्या होता है यहां पे बच्चों, n मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है गाइस, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, दैट इज कोलम्ब। ये हो गया इसका वैल्यू। तो अगर कभी भी आपको मैं बोलूं कि n की वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड कर सकते हो, यहां पे आप n का फॉर्मूला यहां पे निकाल सकते हो, n इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई E। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड की बात कर रहा हूं, अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि हमें सपोज, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं यहां पे, अगर मेरे पास वैल्यू है Q इक्वल्स टू 1 कोलम्ब, मतलब 1 कोलम्ब का चार्ज दिया मैंने, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, n का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई E। तो मैं लिखूंगा n इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई E। अब Q की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 कोलम्ब, E की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई दिस। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6। अब एक काम करते हैं, पॉइंट को, इस डेसिमल को खत्म कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 10 का पावर 19 को ऐसे लिख दो, डिवाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज डेसिमल खत्म हुआ, डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा। इस 10 को ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 का पावर 20 इंटू ये 10 का पावर 20, और बिकॉज 19 और 1 हो गए 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16। अब आप इसको 1 को डिवाइड कर लो 16 से, तो मैं लास्ट में 6.25 इंटू 10 का पावर, कुछ ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी, 10 का पावर 18 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं क्वांटाइजेशन का, डायरेक्ट ये हमारे पास फॉर्मूला है, अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात अगर करेंगे, स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में से, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, चाहे नीट जेईई की बात करो, चाहे आप बोर्ड की बात करो, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं। चलिए समझते हैं कूलम्ब्स लॉ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, देखिए ध्यान से समझेगा, कूलम्ब्स लॉ को प्रॉपरली समझते हैं, क्या कहना चाहता है ये। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, एक चार्ज मेरे पास ये है और दूसरा चार्ज फॉर एग्जाम्पल ये है। देखो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है, लेट मी सपोज इनके बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज R, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। ओके फाइन। अब हम पढ़ चुके हैं, कल मैंने आपको समझाया था गाइज कि अगर एक चार्ज है उसके आजू बाजू में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह दूसरा चार्ज है, इसके आजू बाजू में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये चार्ज इसके
इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया है, इसी तरह ये चार्ज भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया है। तो दोनों क्या करेंगे, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, ये उस पर उसकी तरफ, ये इस पर इसकी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब ये इसको इस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, ये इसको इस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब दोनों ने फोर्स अप्लाई किया। वही कहा कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स लॉ ने और कुछ नहीं कहा गाइस। कूलम्ब्स लॉ ने बताया दो चार्जेस है, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स। या तो अट्रैक्शन होगा, बिकॉज अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मतलब या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, दो ही तो हो सकते हैं, या अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो वही कहा कूलम्ब ने, वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q1 Q2 नंबर वन। So force is directly proportional to product of charges. Force is inversely proportional to square of distance between the charges. Inversely proportional, एक होता है directly, एक होता है inversely। मतलब directly एक चीज बढ़ी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटी दूसरी भी घटेगी। इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी दूसरी चीज बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। ठीक है गाइस, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। नंबर वन, नंबर टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, ध्यान से समझिएगा गाइस, यहां पे F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू में और साथ में आता है कांस्टेंट। अब यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे एप्सिलॉन क्या है, बाद में समझाता हूं। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पे ये क्या है। देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, देखो एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। इसके बाद इसके यूनिट्स भी निकाल लेते हैं। यूनिट्स कैसे इसके फाइंड करेंगे, देखो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो, फोर्स को इधर भेजो, तो मैं क्या करूंगा, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट यहां पे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F नीचे आएगा, मतलब 4 पाई F R स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया गाइस, मैंने सिंपली एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजा, फोर्स को नीचे लाया। अब मुझे बताओ Q1 का यूनिट क्या है गाइस, कूलम्ब। Q2 का यूनिट क्या है, कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऊपर स्क्वायर है, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां पे साइड में लिख दीजिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो गाइस ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, और इसी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नहीं पता ये चीजें, परमिटिविटी होता क्या है एग्जैक्टली मैं समझाता हूं। देखो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है और इसको क्या कहते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, मतलब अगर कोई स्पेस है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एलो करती है, आ जाओ मेरे थ्रू चले जाओ, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू जाने देगी वो, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर किसी मीडियम की बात करेंगे वो होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ आएगा इस। अब बात करते हैं यहां पे तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई, दिस वाली। अब मुझे बताओ पूरे की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, तो पूरे की वैल्यू जो होती है दैट इज 9 इंटू 10 का पावर 9। सो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। अब अगर यही बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन पेपर में आया ये क्वेश्चन, कैसे लिख सकते हो इसको, देखो
कूलम्स लॉ को अगर स्टेटमेंट देनी है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी गाइज? इट स्टेट्स दैट, देखो रट्टा नहीं मारना का बाद, रट्टा बिल्कुल नहीं मारने का। देखो कैसे हम इसको लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं। देखो इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट देता है? द फोर्स ऑफ, क्या हो सकता है? या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्शन हो सकता है। मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किन के बीच में? बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बस खत्म हो गया, दोनों को मिलाओ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया। एंड इस एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसका यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। खत्म बात, खत्म कूलम्ब्स लॉ। समझ आई बात गाइस? अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वो कैसे करेंगे समझ लेते हैं। देखिए, सो द स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों ऐसे समझा रहा हूं ना मैं, कसम से ना बहुत ज्यादा ना तरसते हैं बच्चे यार, काश ऐसे समझ में आ जाए हमें, क्योंकि मैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपको समझाता हूं, कहीं पे डाउट होने का कोई गुंजाइश नहीं रखता मैं। कोई डाउट तब भी होगा ना आपको, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कहां पे आपको समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से वो रिपीट करूंगा, फिर से वो पर्सनली आपको समझाऊंगा। देखो अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने वेक्टर फॉर्म देखना। सबसे पहले चीज, फिर से दो चार्जेस लीजिए, ये हमारे पास दो चार्जेस, एक है Q1 दूसरा है Q2। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट मी सपोज दिस डिस्टेंस इज R, ये R इनके बीच का डिस्टेंस है। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो भाई ध्यान से समझना मेरी बात, अगर आप यहां हैं, दूसरा बंदा आपका दोस्त यहां है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है दैट इज 5 मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस है यार, यहां से भी यहां तक 5 ही होगा, कॉमन सेंस की बात है गाइस, ठीक है। अब फर्क क्या है, अंतर क्या है, कहां पे डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इसलिए है बिकॉज इसका डायरेक्शन जो है, ये आप हैं यहां पे और ये आपका दोस्त है। यहां से जब जाओगे तो डायरेक्शन ये होगी और जब वहां से वापस आओगे तो डायरेक्शन ये होगी। तो बस डायरेक्शन का अंतर है और कोई फर्क नहीं है। इसी तरह अगर ये Q1 है, ये Q2 है, जब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसी तरह ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा था? दो चार्जेस है, आपस में फोर्स या तो अट्रैक्शन का होगा या तो रिपल्शन का होगा, ठीक है। मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस। अब जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा? बाहर की तरफ धकेलेगा। मैंने बताया था आपको, बिकॉज लाइक चार्जेस क्या करते हैं गाइस? रिपेल करते हैं, ठीक है। ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह, मतलब फोर्स ऑन किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है? चार्ज नंबर 1 पे। कौन अप्लाई कर रहा है? 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसी तरह Q1 भी तो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, आउटवर्ड्स धकेलेगा बाहर की तरफ। हाँ, मतलब इस पर भी फोर्स अप्लाई हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब फोर्स ऑन किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है? नंबर 2 पे। कौन कर रहा है फोर्स अप्लाई? Q1, तो लिख दिया मैंने। तो ये एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स। अब मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट भी यहां पे अब सिखा रहा हूं मैं। देखो, जब यहां से यहां तक गया ये, मतलब जब Q1 ने Q2 पर फोर्स अप्लाई किया, किस डायरेक्शन में किया? 1 से लेकर 2 की तरफ। इसका मतलब मैं इस डिस्टेंस को R तो है ही, मगर डायरेक्शन क्या है? 1 to 2। क्लियर? इसी तरह Q2 ने फोर्स अप्लाई किया Q1 पे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। मतलब R तो है ये, तो डायरेक्शन क्या होगी? R 2 to 1। और इन्हीं को कहते हैं यूनिट वेक्टर्स गाइस, ठीक है। जो R12 एंड R21 बताया ना मैंने, इनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब बात समझते हैं आगे। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। क्या मैं लिख सकता हूं R12 इक्वल्स टू R21? इसका कैप का मतलब यूनिट वेक्टर्स, मतलब सिंगल डायरेक्शन। अब बात करते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, 5 मीटर सेम, मगर अंतर कहां पे था? डिफरेंस कहां पे था? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में। इसीलिए हम यहां पे यूज कर लेते हैं माइनस। आई होप गाइस समझ में आया होगा। उसके बाद नाउ देखो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए
क्या लिखोगे, कैसे स्टार्ट करोगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को? सिंपली सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आप, बन गई डायग्राम, ओके फाइन। उसके बाद थोड़ा सा कंसिडर लिखना है, कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, बस। उसके बाद लिखना है फोर्स। देखो जब इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से, तो इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम ने क्या बताया था कितना फोर्स अप्लाई होता है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बच्चों? R का स्क्वायर। अब साथ में मुझे बताओ एक चीज, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया 2 ने इस पर? R 2 to 1, 2 से 1 की डायरेक्शन में, ऐसे। इसी तरह मुझे आप बताओ F21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम ही तो है, कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन का फर्क है। जब ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा उस डायरेक्शन में, मतलब 1 से लेकर 2 तक, तो यूनिट वेक्टर क्या लूंगा मैं? R1 to 2, विच इंप्लाइज F2 to 1 इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ R1 to 2, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं -R2 to 1, ठीक है? मगर ऐसे -R2 to 1 गलत लिखना हो गया, ऐसे नहीं लिखते, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, मतलब आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है गाइस? अब मुझे एक चीज बता दो, यहां पे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो सेम वही है, ये वाला देखो, चेक कर लो, ये तो सेम यही है। तो इसका मतलब विच इंप्लाइज F21 इक्वल्स टू माइनस F12, बस हो गया। मतलब ये हुआ जितना फोर्स Q2 ने Q1 पर अप्लाई किया उतना ही फोर्स Q1 ने भी किस पर अप्लाई किया? Q2 पे। इसका मतलब फोर्सेस आर इक्वल, बट माइनस साइन क्या शो कर रहा है? फोर्सेस आर इक्वल बट डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट। तो इसी को कहते हैं गाइस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि कूलम्स लॉ इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई होप गाइस समझ में आया होगा। थैंक यू।